जैन तेरे सदैव कुमार क्लासेस के आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। मैंने आपको कहा था कि 2 दिन में प्रत्येक वीडियो चढ़ाई जाएगी, लेकिन कुछ दिनों से लगभग हमको लगता है कि 20 दिन पूरने वाले होंगे, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब से जो है वीडियो निरंतर आती रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा-सा अलग कार्यों में थोड़ा-सा फँस गया था, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और ना ही अपलोड कर पा रहा था। लेकिन ना ही अब अपलोड की चिंता है, ना ही वीडियो बनाने की। इसलिए अब क्लास निरंतर जारी रहेगी। पिछले क्लास में हम आप लोगों को अल्पप्राण, महाप्राण तक बता दिए थे, तो आज के वीडियो में जो है वर्णों के हम लास्ट क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट क्लास में हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे कि ये उच्चारण जो यानी कि जो वर्ण होते हैं उसके किस जगहों से उच्चारण स्थान होता है, किन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, किनका दांत से होता है, किनका कंठ से होता है। ये सारी चीज़ों को हम इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज मतलब कि फिर भी मुझे किसी तरीके से वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज तो मेरे पास कुछ साधन भी नहीं है, बस हाथ से ही पढ़ाने वाले हैं। अब तो लिखने की भी उतना चिंता नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपको सिर्फ समझाते जाना है। बाकी बात आपको नोट्स हमेशा से आपको अब तो नोट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि अब तो नोट्स के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों का यही शिकायत है ना कि मतलब नोट्स नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बताते हैं समझ नहीं आता। तो आपसे टेंशन नहीं लेने का, अब सब चीज़ साथ में ही होंगे, ठीक है। तो देखो, वर्णों के उच्चारण स्थान, इसके बारे में समझते हैं। पहला नंबर, वर्ण क्या होता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा रंग बदल लें, क्योंकि इसका रंग सही से चल नहीं रहा है। थोड़ा सा चेक तो कर लें कि कौन अच्छा से चलेगा। कौन सा लें यार, चलो ये सही है, ठीक है। वर्ण, देखो वर्ण क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि वैसी कोई भी मतलब कि जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है शब्दों की, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। यानी कि जो सबसे निचली स्तर की होते हैं, जिनके और नीचे हम लोग नहीं जा सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अब देखो क्या है, मतलब कि हृदय से निकलने वाले प्राणवायु से अनेकों वर्णों की ध्वनि का निर्माण होता है। देखो, जो हृदय होती है, जो फेफड़े होते हैं, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो मेरे मुंह से निकल रहा है कोई भी आवाज़, वो भी क्या है, वायु से टकराकर ही निकल रही है। हम उसको बस ये जो हमारी दिमाग होती है वो सिग्नल देती है, और ये जो हमारी फेफड़े होती है वो हम सांस लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं जो भी हवा जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, तो वही जो हवा होती है उसी के जरिए हम लोग कुछ बोल पाते हैं, ठीक है। सांस लेने के बाद जो वापस हवा बाहर निकाली जाती है, उसी के जरिए हम लोग का जो कोई भी चीज़ बोलते हैं उसका उच्चारण होता है। अब किसका उच्चारण किस तरीके से होता है उसकी सबसे छोटी इकाई में, इन चीज़ों का इसमें हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि कभी बोलते हैं तो कभी यहाँ पर मतलब हाथ रख के देखिए, तो कुछ शब्दों के बोलने के बाद यहाँ पर कंपन सी महसूस होगी। कुछ शब्द को बोलिए तो हमारे ओष्ठ आपस में सटते हैं, कुछ को बोलिए तो थोड़ा सा नाक सा प्रतीत होता है। जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया भी था कि कैसे, जैसे देखो, मोह बोलो, कैसा लग रहा है। बस यही चीज़ें होती है, इसी को हम समझेंगे, ठीक है। देखो, ये ध्वनि जिस भाग की सहायता से बोली जाती है उसे ही इसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। जिस भाग की सहायता से कंस्ट, आप देखो हवा कहाँ से निकलती है, नाक से, मुंह से, ऐसे मुंह से निकलती है। ऐसे जनरली जब मुंह बंद करके सांस छोड़ते हैं तो नाक से निकलती है। अब बताओ कि हवा से तो मतलब कि यहाँ से तो हवा निकलती नहीं है, तो यहाँ से उच्चारण हो नहीं सकता। इस ओर से निकल रही है तो यहाँ पर ही उच्चारण होगा। यानी कि इतनी ही चीज़ें होती है। अब देखो, जो हवा का सोर्स हमारे शरीर के अंदर है वो छाती में होता है, यहाँ पे फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो इस छाती का कहाँ पे उपयोग होता है ये भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसका वर्णन महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी सूत्र, देखो जो अष्टाध्यायी बुक होते हैं, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि महर्षि पाणिनि जो बुक की रचना किया उसका नाम अष्टाध्यायी है, जो कि व्याकरण, दुनिया में आज जितने भी संस्कृत व्याकरण चल रहे हैं, हिंदी व्याकरण चल रहे हैं, उसके आधार अष्टाध्यायी ही हैं, जिनके रचनाकार हमारे महर्षि पाणिनि थे, ठीक है। वो उच्चारण स्थान भी जो है वो महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं, ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं संस्कृत के, उसी के आधार पर हम लोग आज पढ़ते हैं, और उसी के आधार पर जो भी बुक लिखी जाती है वो होते हैं। भविष्य में हो सकता है कि कुमार क्लासेस की ओर से भी संस्कृत की एक सरल भाषा में बुक प्रोवाइड कर दी जाए, और ये जो बुक होंगी ये सिर्फ क्लास 10th वालों तक के लिए नहीं होगी, नहीं ये सिर्फ मतलब जैसे होता है ना कि संस्कृत सेचर, जैसे कि आज के ज़माने में चल रही है, ठीक है। तो वो संस्कृत सेचर में क्या है कि जो खासकर आप संस्कृत सेचर को जाकर वर्ण वाले चैप्टर को उठाइए आप, और मैंने जो पढ़ाया है उसको आप उलटिए। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि मैं संस्कृत सेचर से ज़्यादा ही बताया हूँ, क्योंकि संस्कृत सेचर में बहुत सारे चीज़ अच्छे से दिए नहीं गए। जैसे कि हमारे यही बात करूँ माहेश्वर सूत्र की, तो उससे जिक्र तो किया गया, पर जिस प्रकार से हम लोग को समझना चाहिए वैसे उसमें दिया नहीं गया। तो हो सकता है कि कुशल पथ की तरफ से एक कभी मतलब बुक लॉन्च किया जाए, जो कि पूरी आसान भाषा में होगी। आप लोग अगर अपने से भी ध्यान से पढ़ें तो उसको समझ सकते हैं, ठीक है।
और ये बुक जो होंगी सिर्फ क्लास 10 यानी कि 6 क्लास से हम लोग जनरली संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चा जो भी अगर अच्छे से समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो उस पढ़ सकता है किसी भी क्लास से, चाहे 1 में हो 2 में हो, ठीक हो। तो ये क्लास 10 तक के लिए नहीं होगी, जो आगे भविष्य में भी कुछ कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे और जो संस्कृत के शिक्षक के बनना चाहेंगे या फिर कुछ है, तो उस प्रकार से मतलब इस लेवल की बुक लाई जाएगी कि कंपटीशन तक के जो यानी बच्चे से लेकर कंपटीशन तक पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसको मतलब कि खैर इसमें इसकी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब ये आएगी कब ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ हो सकता है कि भविष्य में कभी आ जाए कुशलपति की तरफ से, ठीक है। चलो आगे देखो, अपने ग्रंथ में न कर कर पाणिनि शिक्षा ग्रंथों में किया है। देखो पाणिनि क्या है कि जो बुक लिखे थे अष्टाध्यायी, उसमें व्याकरण के बारे में लिखे थे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसका अष्टाध्यायी बुक है उसमें इसका वर्णन ना करके वो एक अपना एक जो दूसरा बुक लिखे थे पाणिनि शिक्षा ग्रंथ, उसमें उच्चारण स्थान का वर्णन करते हैं, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर उच्चारण स्थानों को 8 भागों में बांटा गया। देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सवाल जो होते हैं क्लास 10 तक की जनरली नहीं है, ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग को अच्छी मतलब अच्छी बात होगी ना कि आपके पास नॉलेज है। तो जो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है सारी उच्चारण स्थान सारे व्याकरण का आधार तो उन्हीं का बुक है, उन्हीं का पुस्तक है। तो जो भी भाग बांटे गए हैं उच्चारण स्थान को, वो 8 भागों में बांटा गया। कुछ वर्णों को 2 उच्चारण स्थानों से भी उच्चारित किया जाता है, यानी कुछ ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण 2 अलग अलग स्थानों से भी होता है। जैसे में कवर का जो होता है 5वां वर्ण, उसका उच्चारण स्थान ये हमारे कंठ है, लेकिन जो 5वां वर्ण उसका है अंग, उसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। तो इस प्रकार से मतलब बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो टिप्पणी, टिप्पणी मतलब देखो जनरली क्या होता है, ये टिप्पणी मतलब नोट होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि एनओटी नोट लिख लो करके, ये तो हम नोट यहाँ नहीं लिखते, क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा संस्कृत भाषा का तो उपयोग होना चाहिए, हिंदी भाषा का उपयोग होना चाहिए, इंग्लिश इसमें क्यों आना चाहिए, ठीक है। तो पाणिनीय शिक्षा का एक श्लोक के आधार पर 8 भागों मतलब कि जो उच्चारण स्थानों से 8 भागों में बांटा गया, वो श्लोक उनके बुक से मतलब लिया गया है। ये जो श्लोक आपको दिख रहा है 4 लाइन का, ये उसके बुक से लिया गया, ठीक है। देखो अष्टौ स्थानानि वर्णनाम उराकंठा शिष्टता जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकाष्ठ च तालुश्च। मतलब कि क्या है, हमारा छाती है, काठ है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी छाती आती है, कंठ आती है, तालु आती है, मूर्धा आती है, दंत आती है, ओष्ठ आती है, नासिका, ये 8 का वर्णन इसमें किया गया, ठीक है। तो श्लोक का अर्थ यहाँ पे बताया किया जा रहा है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। श्लोक का अर्थ बताना क्या है, सीधा से मतलब समझ रहे कि अष्टौ स्थानानि यानी 8 स्थान वर्ण नाम, इसमें 8 स्थान का वर्णन किया गया। अब जितने भी हैं उरा कंठा शिरस्था जीवा मूलम दंत नासिका ओष्ठ तालु, बस ये सारे जो है 8 स्थान है, सिंपल सी चीज़ है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी चलो आप लोग देख लीजिए। श्लोक का हिंदी अर्थ देखो, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में 8 उच्चारण स्थानों का वर्णन किया गया। ये है ना पहले लाइन का जो है मैंने बताया, ठीक है। ये 8 उच्चारण स्थान है छाती, कंठ है ना, उरह मतलब छाती, कंठ, मूर्धा मतलब शिरस, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ओष्ठ और तालु। यहाँ पे ओष्ठ और तालु मिट गया है, थोड़ा सा आप लोग मैंने बोल दिया है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा और आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या होता है। आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए, मुझे पता चला है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते नहीं हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, मूलतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 ही है। देखो मूलतः जो होती है, जैसे कि मुख्य रूप से कहा जाए वो अलग चीज़ें होती है, और मतलब कि एक होती है ना कि पूर्णता रूप से कहा जाए वो अलग चीज़ें होती है। जैसे कि अगर आप लोग को एक उदाहरण देना चाहें तो कहते हैं ना कि अगर कोई एग्ज़ाम लिया गया आपका, तो उसमें अगर आपका 70% नंबर आता है या फिर 70% से थोड़ा कम है, तो उसमें क्या कहते हैं कि मतलब मुख्य रूप से तो 70% से कम है, लेकिन लगभग 70% आया है। तो उसी प्रकार से जो मूल होते हैं मुख्य रूप से वो 7 होते हैं, और टोटल की बात करें, कुल की बात करें, तो वो 8 होती है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो जो छाती होती है, जो हमारी छाती, यहाँ से कोई उच्चारण स्थान होता नहीं है, लेकिन जिनके भी मतलब जितने भी उच्चारण हम लोग कर रहे हैं उसका सोर्स हमारा यही है, यानी कि इसके बिना जितने भी उच्चारण स्थान है वो अधूरे हैं, इसलिए इसको जोड़ा जाता है। लेकिन जनरली इसमें किसी भी जगह पे इसका वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मतलब इससे कुछ का उच्चारण होता ही नहीं है, बस इसका सोर्स है, इसलिए इसको रखा गया, ठीक है। अब देखो सूत्र के आधार पर उच्चारण स्थान, देखो अब याद कैसे करना, जैसे कि मान लीजिए कवर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसे याद करेंगे थोड़ा सा होता है। अब कुछ ओ आ भी होती हैं, ठीक है, इसका भी मतलब उच्चारण स्थान हमारा कंठ ही होता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि ऐसे में कितना याद करें। तो एक सूत्र जनरली आप अपने मन में याद कर लीजिए, हमेशा के लिए आपको सब कुछ याद रहेगा। देखो क्या पहला सूत्र, अको विसर्जनीय नाम कंठा। देखो अ, ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्या है अ, अ माने
एक ह्रस्व को लेना है, एक दीर्घ को लेना है, यानी अ आ हो गया। कु माने कवर, पिछले क्लास में मैंने बताया होगा कि कु जो होता है, कु का मतलब होता है पूर्णतः कवर का, ठीक है। विसर्ग मतलब विसर्ग हो गया, ठीक है। सॉरी, कु के बाद पहले ह है ना, कु के बाद ह है, उसके बाद हमारा विसर्ग हो गया। तो इसी प्रकार से अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी अ कु माने कवर, ह मीन्स ह, विसर्ज माने विसर्ग। ये जो अवगमनीय नाम मतलब ये सारे जो नाम है वर्णों के, उसका उच्चारण स्थान जो हमारा कंठ है, इसलिए इसे कंठी कहा गया है। क्या कहा गया? कंठी। इन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने शब्दों को तोड़कर भी बताया है। अ हो गया हमारा, कु हो गया, उसके बाद ह हो गया, उसके बाद विसर्ग हो गया। सिंपल सी चीज है, आसान करने मतलब याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यूचू यसा नाम तालु। ई माने देखो सबसे पहले समझो, ई देखो यहाँ पे ई है, ई मतलब एक हर्ष एक दीर्घ, यानी एक ई एक ई दीर्घ या फिर हर्षई दीर्घ, ठीक है। चू मतलब चवर्ग, चू मतलब चवर्ग। उसके बाद यो है, यानी कि उसके बाद हमारा यो का उच्चारण है, उसके बाद तालव्य का, ठीक है। अब देखना, ध्यान देने की बात है, ई इधर गई, चू मतलब चवर्ग, य सो का उच्चारण स्थान तालु है। अब इसमें देखो ये वाली सो का उच्चारण स्थान हमारे तालु से होती है, इसलिए इसको हम तालव्य सो कहते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे ना, य र ल वो तालव्य सो, मूर्धन्य सो, तो आगे मूर्धन्य सो क्यों कहते हैं? उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए मुझे मूर्धन्य सो कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो रीटू ऋषानाम मूर्धा है ना, रीटू ऋषानाम यानी री, जो री होती है, इसमें भी एक री हर्ष वाला, एक दीर्घ वाला, यानी एक री एक री, ठीक है। अब टू मतलब हमारा क्या हो गया? देखो री हो गया, री री, टू मतलब टवर्ग, एक बार रो, उसके बाद ये सो का उच्चारण स्थान हमारा जो होता है मूर्धा से होता है, इसलिए हम कहते हैं मूर्धन्य सो। तो देख लो, री री दीर्घ री 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 टवर्ग र स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। यानी ये सारे वर्ण जो है वो मूर्धन्य है, और तालु से उच्चारण स्थान में से जो होते हैं वर्ण का उच्चारण, उसे हम तालव्य वर्ण कह सकते हैं, तालव्य जो भी थे, क्योंकि वर्ण ही कहेंगे ना, यहाँ पे व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों आपस में मिले हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान की बात हो रही है, यहाँ पे किसी भी डिफरेंट चीज या फिर अलग अलग प्रकारों की हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए देखो अब इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए हम इस शो को मूर्धन्य शो कहते हैं, ठीक है। चलो आगे आगे देख लो आप लोग। अब उसके बाद देखो लिरितु लसनाम दंता। लिरी मतलब देखो लिरी, तू मतलब तवर्ग, ल मतलब ल, और स मतलब स का उच्चारण स्थान दंत है, मतलब दांत है, ठीक है। इसलिए इसे दंती कहा जाता है, इसलिए ये सारे वर्ण जो है ये दंती वर्ण है, ठीक है। अब देखो इस सो का उच्चारण हमारा दांत से होता है, इसलिए इसे हम दंती सो कहते हैं ना, य र ल वो तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंती सो, समझे। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। दुनिया में हमें कौन से बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी हमारे कुमारे क्लासेस के जो बच्चे हैं, जो हमारे कुशल पथ के बच्चे हैं ऑफलाइन के, उनके लिए खास कर है यार। मैं इतना तो ईजी से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग समझ सकते हो आसानी से, मतलब इतना अच्छा से ऑफलाइन रहूँ या फिर सामने से रहूँ, क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिए, वरना ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? वैसे दिक्कत नहीं होगी, इतना आसान तरीके में कैसे दिक्कत होगा यार। चलो आगे देखो, उपु मध्यमन्याय ओष्ठ, उपु मध्यमन्याय ओष्ठ, क्या? उपु पद्मान्यनाम ओष्ठ। देखो उ मतलब यहाँ पर एक हर्ष एक दीर्घ, यानी कि उ दीर्घ उ, उसके बाद पु मतलब पवर्ग, ठीक है। अब देखो उपधमान्य, उपधमान्य क्या कहते हैं? जो हमारा आता था अर्ध स्वर का, यानी प फ, ठीक है ना, वो वाली चीजें होती है। जो पो के आगे ये साइन लग जाए तो उसे हम उपपदमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदमान्य क्या कहते हैं? उपदमान्य कहते हैं। थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। उपदमान्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये मैंने समझा दिया अच्छे से, ठीक है, कि उ उदृग पवार उपदमान्य का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसे ओष्ठ कहा जाता है, यानी कि सारे वर्ण जो है ये ओष्ठी वर्ण है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो ऊ जोड़ो बराबर क्या बनता है? वो बनता है, ये हम लोग संधि में पढ़ेंगे अच्छे से। अब ऊ का प्रकृति वो, ठीक है। ऊ का प्रकृति क्या है हमारा? ऊ ऊ वो वाला, यानी योर वाला पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ई का प्रकृति यो जैसा होता है, ऊ का प्रकृति वो जैसा होता है, री का प्रकृति ल जैसा होता है, ठीक ना, री का प्रकृति र जैसा होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। वो और ओ का प्रकृति वो, देखो यानी कि देखो ऊ का प्रकृति वो है और बो का प्रकृति वो है, इसलिए ऊ उदीर्घ तथा उच्चारण स्थान ओष्ठ है। समझे क्या? नहीं समझे? चलो फिर से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ओष्ठ
यानी पवर्ग मैंने बोल के देख लो यार, शुरुआत से थोड़ा सा बता दें। ये तो मैंने बताया नहीं, थोड़ा सा अच्छा बता देता हूँ अच्छे से बैक करके समझा देता हूँ उच्चारण स्थान करके, क्योंकि ये तो मैंने बस उच्चारण स्थान बताया ना, प्रैक्टिकल थोड़ा सा आप लोग को देखना है ना। देखो कवर का देखो, क ख ग घ अंग आ, यानी ये सारे वर्णों को अगर बोलेंगे, ह विसर्ग, ये सारे वर्णों को बोलेंगे तो यहाँ पे कंपन होगी, यहाँ पे कंठ होती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखो तालु, अब बोलो ई दीर्घई च छ ज झ इया, च बोलेंगे ना इस स्थान पे हमारा जाके जीभ सटती है, इसलिए इसे हम कहते हैं तालु। ऊपर में जो तालु में सटता है, इसलिए इसे हम लोग तालु से उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है। अब 3 नंबर में देख लो ऋतु रसा नाम का टवर्ग बोल, देखो री री, उसके बाद टवर्ग बोलो ट ठ ड, जहां पे हमारा तालु था ये हिस्सा, इससे अंदर जाइए, यहाँ इससे थोड़ा सा अंदर में जो टच करेगा ट ठ ड ढ न, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मूर्धा। ठीक है, यानी इसका उच्चारण मूर्धा, जहाँ पे टच करती है हमारी जिह्वा उसी का मतलब वही उच्चारण स्थान होती है उन वर्ण का। अब एक चीज याद रखना कि टवर्गी नो, ये देखो ट वर्ग का, ट वर्ग का नो, ट वर्ग का हमारा नो इस प्रकार से होता है, इसलिए हम इसे टवर्गी नो कहते हैं, और तो वर्ग का नो हमारा नो इस प्रकार से होता है, इसलिए हम तवर्गी नो कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए आप लोग। अब देखो लिरितु लसा नाम दंता, यानी कि वर्ग त थ द ध न, त थ बोलिए इधर, ये जो हमारी दांत है उसके अंदर से हमारी जीवा टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है, सॉरी दंत से इसका उच्चारण स्थान होता है। अब प फ बोल के देख लीजिए, प फ ब भ म, यानी हमारी ओष्ठ से होती है। अब य र ल वो की प्रकृति हमारा बो जैसी होती है ना, जैसे कि वत्तक होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या, बत्तख बोलते हैं ना, तो हमारा ओष्ठ सटता है। तो इसलिए अब देखो कैसे जो हमारा उद्योग का उच्चारण स्थान है वो हमारा ओष्ठ कैसे होता है। देखो वो की प्रकृति वो जैसी है, अब वो की प्रकृति ऊ जैसी है। अगर अब ये हम मैं उतना अंदर से हम नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था कि कैसे है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो हमारा ओष्ठी होता है। ऊ दुर्गों का उच्चारण स्थान ओष्ठ क्यों होता है, ये प्रश्न आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दे दीजिए कि इसकी प्रकृति ऐसी है, इसकी प्रकृति ऐसी है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो यमंग नाम क्या है, यमंग नाम नासिकाष्ट, यानी कि सारे जो वर्ण हैं, सारे जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं, यानी पांचवें वर्ण, उसका उच्चारण स्थान जो है मूल उच्चारण स्थान के अलावे नाक से भी होते हैं। जैसे देखो बोल लो य म अंग नो नो, या उसके बाद अंत में नाम है, यानी ये सारे जो वर्ण के नाम है, इसका उच्चारण स्थान हमारा नासिका से भी होता है, इसलिए इसे हम नासिक अनुनासिक कहते हैं, या फिर नासिका वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, नासिका वर्ण को ही हम लोग एक शब्दों में अनुनासिक कहते हैं। अब 7वां देख लीजिए आप लोग, ए दैतो कंठ तालु, यानी कि ए और ए का उच्चारण स्थान, ए दैतो है ना, तो देखो ए, उसके बाद आई, दो के ऊपर डबल वाला हमारा है ना, इसी को हम ए कहते हैं। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ और तालु दोनों मिलकर होते हैं। कंठ और तालु क्या होते हैं, वो मिलकर होते हैं। ए आई का उच्चारण स्थान हमारा कंठ और तालु मिलकर होते हैं। अब क्या क्यों होते हैं ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा। यहाँ देखिए मैंने हिंट भी कर दिया। देखो ओ का उच्चारण, देखो ए जो होती है वो किस से मिलकर बनती है, ओ जोड़ ई से, ओ जोड़ ई से मिलकर बनती है। तो ओ ई, आप साथ में बोलिए तो ऐ ऐ ऐ ऐ, देखो साथ में बोलिए तो ऐ ऐ, हो रहा है ना, साथ में बोलने पर ऐ हो रहा है ना। तो देखो ओ का उच्चारण हमारा स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान हमारा तालु है, इसलिए दोनों जब मिलकर, ये दोनों मिलकर हमारा ए बनते हैं, तो ये दोनों मिलकर कंठ तालु उच्चारण स्थान बन जाता है। सिंपल सी चीज है, समझ गए ना आप लोग। अरे इतनी आसानी से समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। अब देखो उदयतो क्या हमारा, उदयतो कंठोष्ठम, उदयतो कंठोष्ठम, देखो यानी ओ औ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों है, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों। कैसे, तो ये देखो ओ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, इसलिए अब ओ जोड़ो मिलकर पूरा ओ बना। अब इसका आपको तो पता है ना यार कि एक हर्ष रूप होते हैं, एक दीर्घ रूप होते हैं, तो ये हमारे हर्ष रूप थी, ये हमारे दीर्घ रूप थी, ये हमारे हर्ष रूप है, ये हमारे दीर्घ रूप है। तो बस वही चीजें, ये दोनों मिलकर ये बना। ठीक है, साफ करके दिखा रहे हैं आपको, ये दोनों मिलकर हमारा ये बना, इसलिए ये दोनों मिलकर ये बन गए, यानी इसका दोनों का उच्चारण स्थान मिलकर ये उच्चारण स्थान हो गया। सिंपल सी चीज है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग।
अब देखो ओ आ जोड़ो, ये हमारी जो ये बनती है, ये हम लोग संधि क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, टिप्पणी करके लिख सकते हैं कि ओ या फिर आ जोड़, उसके बाद जो हमारे हरस रूप होती है आपस में मिलती हैं तो बाद में जाके वो उसका दीर्घ रूप बन जाता है। ठीक है, चलो अब क्लास के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमको तो लगा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छी बात है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो वकारस्य दंतोष्ठम, यानी ओ का उच्चारण स्थान हमारा दंत और ओष्ठ दोनों होता है, दंत और ओष्ठ दोनों होता है। ओ का उच्चारण स्थान हमारा दंत और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो आगे देखो, अब कैसे होती है, तब इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे वो कैसे बनता है, ऊ जोड़ ओ मिलके बनता है, तो ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है, ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है, ये सारे मिलके बन जाएंगे हमारे, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो आगे देखो जिह्वा मूल्य, कि जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम, यानी कि देखो जिह्वा मूल्य कोख हो जहाँ जीभ शुरू होती है। देखो ये जो जीभ होती है वो सांप की तरह अंदर तक नहीं है कि हम लोग जो सांप निकाल देते हैं ज़्यादा लंबा उतना निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे जीभ का जो जड़ होता है, जो मूल होता है, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा मुंह खोल के दिखाऊंगा, ये जो आप सबसे अंत तक के एक सिरा देख रहे थे दीवार जैसी, उसके बस नीचे जीभ हमारी सटी होती है, बस यहीं तक हमारी जीभ के स्पर्श होती है। अंदर वाले जो पोर्शन होता है, अंदर वाले जो भाग है, उसे में जीभ स्पर्श से सटी हुई है। ठीक है, तो जीभ जहाँ पे सटी हुई है वहीं पर से हमारे कई बार को खो का उच्चारण होता है, क्योंकि जहाँ पे कंठ है, कंठ के आसपास हमारी जीभ का जो जड़ होता है, जीभ का जो शुरू होती है, जीभ का जो मूल होता है, ठीक है, वहीं से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि जिह्वा मूल्य कोखो, जहाँ जीभ शुरू होती है वहीं से उच्चारण, यानी दोनों कंठ के जस्ट बाद हमारी जो होती है जीभ शुरू हो जाती है। अब देखो का उच्चारण जिह्वा का मूल अर्थात जड़ है, ये क ख उच्चारण स्थान है, इसलिए इसे जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम कहा गया, यानी क ख जो होती है इसका उच्चारण स्थान मेनली यहाँ से भी होती है। ठीक है, अब देखो नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य मतलब क्या है। देखो एक चीज समझा रहे हैं आपको कैसे है, इसका संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ। देखो नासिका जोड़ अनुस्वर, तब जाके नासिका अनुस्वर बन जाएगा ना, तो यही मिलके बना है, यानी कि नासिका, नासिका उसके बाद अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान हमारा नासिका होता है। तो ये जो सारे 3-3, 4-4, 5-5 लाइन हमारे लिखे गए हैं, इसको आप लोग अगर याद ना करना चाहते हैं, याद जल्दी नहीं होगी, तो इसको याद करने से अच्छा है कि ये सूत्र को याद कीजिए, शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से आप लोग को मैंने समझा दिया, आप लोग समझ लीजिए, और उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, सूत्र याद है तो कोई भी सवाल आते हैं तो आराम से ऑब्जेक्टिव आते हैं तो मार दीजिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं समझ आती है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, और समझ में भी आती है तो कभी तो यार कमेंट क्या करो, ताकि मैं तो थोड़ा सा देखूं क्या अच्छा मेरा क्लास कौन मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जनरली क्या है, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं आप अपने मेल आई डी पे अपने नाम से उसको चालू कर लीजिए, उसके बाद अपना कमेंट कीजिए, ताकि मैं पता तो कर पाऊँ कि आखिरकार हमारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाहर वाले पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, यही मुझे मतलब उतना नहीं है, क्योंकि जनरली आप लोगों के लिए मैंने आया, अगर इसकी वजह से अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो रही है तो हमें खुशी होती है, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट में मेरे वजह से, आप लोगों की वजह से अगर कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप हमारे टेलीग्राम, अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लास के नहीं हैं तो ग्रुप हमारे टेलीग्राम पे भी है, कुशलपत के नाम से होगी, कुमार क्लासेस प्रतीक 30 के नाम से होगी, आप लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी दिक्कत होती है आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर अदर सब्जेक्ट के कुछ चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं, मैं लाने का प्रयास करूँगा, हालांकि उतना संभव नहीं है, लेकिन बोलिए, जितना तक होगा मैं हेल्प करूँगा। अगर नहीं होगा तो माफ़ी मांगते के साथ वीडियो आऊँगा, अगर हो गया तो धन्यवाद देते हुए वीडियो लाऊँगा। चलिए, तब तक के लिए आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।